कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया की भी खबरें जो है आपके साथ शेयर करते हैं, जो हमारे कार्यक्रम के साथ जिनका लिंक बनता हो। इसी हवाले से नाज़रीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो मूवमेंट चल रही है बिजली के बिलों के खिलाफ, वो अब कामयाबी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है इस हवाले से कि हुकूमती टीम के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसमें हुकूमत ने ये वादा किया है कि वो तमाम सियासी कैदियों को शायद छोड़ देगी। ये सिर्फ वादा है, अभी छोड़ा नहीं है। और साथ ये भी कहा है कि जितने मुकदमात और FIR हैं वो भी खारिज कर दी जाएंगी। लेकिन मूड जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है लोगों का। लोग मुजाहरे अभी भी कर रहे हैं और हमारे पास 2 वीडियोज़ हैं जो हम आपको इकट्ठी दिखाएँगे। एक मुज़ाहरे की है छोटी-सी और दूसरी वीडियो है जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद में एक लूना लंगड़ा मेडिकल कॉलेज है और इसमें ये 2011 में बना था। इसके जो मुलाज़मीन हैं, उनको 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली और उनके घरों में फाके पड़ गए और उन्होंने अब ये कह दिया है कि अगर हमारी तनख्वाहें ना दी गई तो हमारे पास खुदकुशी करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहेगा। देखिए ये 2 वीडियोज़। मेडिकल कॉलेज पिछले 13 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो अभी हमें 4 माह से तनख्वाह भी नहीं मिली। हमारे घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम ऐसे हालात हो चुके हैं कि हम खुदकुशी पे आ चुके हैं। तो मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, घर में आटा नहीं है, राशन नहीं है, सौदा नहीं है, सलफ नहीं है। हम कैसे गुजारा करें? हम लोग पिछले 4 महीने से बिजली की बिल भी नहीं दे सके। तो हुकूमत से वक्त से हमारा मुतालबा है कि हमें नॉर्मल मिजानिया में लाया जाए, हमारी तनख्वाह की अदायगी की जाए। हमारे साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है? पिछले 13 साल से ये ज्यादती हो रही है। हमारी उम्रें भी ज्यादा हो गई हैं। तो जिस वक्त मैं आया था मेरी उम्र 34 साल थी, अब मेरी उम्र 47 साल हो गई है। अब मुझे ये बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे भी हैं, तो उनकी तालीम, उनके अखराजात कैसे पूरे करूं? और मेरे साथ 147 बंदा और भी है, वो भी इस तरह परेशान है। हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? हम एक ही रास्ता, हमें तनख्वाह न मिली तो हम खुदकुशी करेंगे। कोई रास्ता नहीं हमारे पास और उसकी जिम्मेदार ये कॉलेज इंतजामिया और हुकूमत वक्त होगी। हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों की कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई। पहले कुव्वत खरीद खत्म हुई थी, अब कुव्वत बर्दाश्त भी खत्म हो गई है। लोगों के सब्र का पैमाना जो है वो ना सिर्फ लबरेज हो चुका है बल्कि वो छलक छलक के जो है बाहर निकल। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में ये खबर आई कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सरकार की मसालिहाती कमेटी से नेगोशिएटिंग कमेटी के साथ एक बैठक हुई। उस बैठक का अहवाल हमें सुना रहे हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता। सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। 18 अक्टूबर 2023 बरोज बुध हुकूमती मसालती कमेटी की पेशकश पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान ने मसालती कमेटी से मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू शनीद की। बामी गुफ्तगू शनीद के बाद हुकूमती मसालती कमेटी ने मुज़ाकरात के अमल को जारी रखने के लिए जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस मुतालबा को कि मुज़ाकराती अमल से कबल अवामी तहरीक के दौरान कायम तमाम तर मुकदमात को ख़त्म किया जाए। इस पर मुसालती कमेटी ने मुज़ाकरात को बामकसद बनाने के लिए खैर सगाली के तौर पर तमाम तर मुकदमात को वापस लेने की यकीनदानी करवाई और मुज़ाकराती अमल को बतदरीज आगे बढ़ाने की भी यकीनदानी करवाई। और इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने शेड्यूल के मुताबिक अपनी एहतजाजी तहरीक को जारी रखेगी। जम्मू और कश्मीर
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अवाम से अपील करती है कि वो रवा माह के बिजली बिलात का बाइकाट करे और 100% उसको बाइकाट को यकीनी बनाने की जो है हतल वसा जो है वो कोशिश करे, ताकि हमारा जो एक ऐलान है पहले दिन से कि हम उस वक्त तक बिजली बिल जमा नहीं कराएंगे जिस वक्त तक हमारे ये मामला हल नहीं होंगे। लिहाजा हमारा अपने तमाम जो हमारी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके तमाम मेंबरान का पूरे आजाद कश्मीर के लोगों से ये अपील है कि इस माह के बिल भी जो है वो बिल्कुल हमारा उनसे जो है बाइकाट का ऐलान उन्होंने किया, लिहाजा वो बिल जमा नहीं होंगे जिस वक्त तक हमारे वो असीरान जो आपने गैर कानूनी पर्चों में, गैर कानूनी FIR में पाबंद सलासल किए हुए उनको आप रहा नहीं करते, उन गैर कानूनी FIR को खत्म नहीं करते, तो मेरे ख्याल से उनके होते हुए हम किसी भी अच्छे मुज़ाकराती अमल में आगे नहीं जा सकते। लिहाजा हमारी ये तहरीक इसी तरह जारी रहेगी और अब हम देखते हैं हुकूमत की तरफ से इसमें क्या पेशरफ्त होती है। नाज़रीन, एक बात तो इसमें वाज़ेह है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसकी क़यादत अभी तक ये बात समझने से कासिर है कि उनके हाथों में पूरी रियासत की ताकत आ गई, उनकी झोली में आके गिर गई। क्योंकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है ये कोई एक चीज नहीं है, इसके अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के, मुख्तलिफ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके और समाज के मुख्तलिफ तबकात के लोग शामिल हैं और सिर्फ एक झंडे के तले पहली दफा ये इकट्ठे हुए और इनके पास ही ये मौका है कि ये अब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इक़्तिदार पर कब्जा करें। अब देखते हैं कि 28 तारीख को जो है रियासत गिर मुजाहरे की एक बड़ी कॉल दी गई है और भैया जाम हड़ताल की भी कॉल दी गई है उस दिन। देखते हैं उस दिन क्या होता है। फिलहाल तो 22 अक्टूबर जो डेडलाइन दी गई थी पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर खाली करने की, उसमें सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और तमाम सियासी जमातों ने 22 अक्टूबर को ब्लैक डे, यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। नाजरीन, चलते हैं अब उस खबर की तरफ जो आपके टीवी चैनलों पे मुसलसल दिखाई जा रही है और वो है इजराइल और हमास की जंग। इस वक्त जो है किसी भी वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडेन अमेरिकन पब्लिक से खिताब करने जा रहे हैं जिसमें वो कांग्रेस से ये डिमांड करेंगे कि कांग्रेस उनको 1 साल के लिए 100 अरब डॉलर जो है वो उनको दे, जिसको वो इजराइल, यूक्रेन और ताइवान में तकसीम करेंगे ज़रूरत के मुताबिक, ताकि वहां पे जो सूरत हाल है कशीदा उसमें इन ममालिक की मदद की जा सके। इसके अलावा नाजरीन, अमेरिका के US स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी किया है, एक बल्कि नोटिफिकेशन जारी किया है और पूरे दुनिया में अपने सफारतखानों को हदायत की है कि वो अपने अपने मुल्क के मुताबिक अपने अपने जो जहाँ ये सफारतखाने जिन मुल्कों में हैं वहाँ की बसने वाली अमरीकी अवाम को मुतनब्बे करें, उनको कॉशन करें कि वो किसी पब्लिक प्लेस पे ना जाएं, ऐसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ कोई फेस्टिवल हो रहा है या कोई इकट्ठ हो रहा है, और अपनी हिफाजत जो है उसको यकीनी बनाएं। ये नाजरीन कॉशन जो दिया गया है US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, ये अगस्त 2020 में जो इराकी थे अलकायदा के अज़वारी उसकी हत्या के बाद ये दिया गया था और आज 3 साल बाद ये दिया गया है। इन पर और मौजूदा जो सूरत हाल है मशरिक़ वुस्ता की उसके ऊपर जायजा लेने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने मेजर जनरल AK सिवाज, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में खिदमत सरअंजाम दी है इन्होंने। नमस्ते जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जनरल साहब। थैंक यू मिर्जा साहब। जनरल साहब, 20 ट्रक जो है एड के 20 ट्रक रफा बॉर्डर पे पहुंचा दिए हैं WHO ने। तो ये तो समुद्र में कतरे के बराबर है और अभी तक ये भी नहीं पता कि वो दाखिल हो सकेंगे या नहीं। तो गजा के तो जो आम फलस्तीनी है उनकी तो हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने मिर्जा साहब कि हालात बहुत खराब है, ना पानी है, ना बिजली है, ना फ्यूल है, ना और खाना भी खत्म हो गया है। और ऐसे में अभी जिस प्रकार से कुछ एक ट्रक जो रफा बॉर्डर पे हैं जो कि गाजा और इजिप्ट के बीच में है, वहां पर अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। ऐसा लगता है कि सुबह इसको अलाउ किया जाएगा, मगर ये सच्चाई है कि अभी भी जो
गाजा पट्टी है वो हमास के अंडर कंट्रोल है, ये क्या बट सकेंगे सिविलियन को, या हमास ही अपने आप में ही सारी एड को अपने पास ले लेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि किसी प्रकार से ये जो सिविलियंस हैं, जो पैलेस्टीन सिविलियंस हैं, वो वहां से निकलें, क्योंकि अगर वो रहते हैं गाजा पट्टी में तो कोलैटरल डैमेज बहुत होने वाला है और हमास इनको निकलने नहीं दे रहा, क्योंकि हमास का एक ट्रम्प कार्ड यही है कि अगर पैलेस्टाइन की सिविलियन की कैजुअलिटी होंगी तो फिर इजराइल के अगेंस्ट आवाज बढ़ेगी पूरे वर्ल्ड में। और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो कहीं किसी स्टेज तक जा सकता है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग पैलेस्टाइन के भी मर रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उनको किस प्रकार से ये जो एड है पहुंचेगी, क्या यह एड उनके पास पहुंचेगी या इसको हमास ही अपने कब्जे में कर लेगा? मिर्जा साहब। जनरल साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो अमेरिकी सदर ने दौरा किया, उस दौरे से चंद घंटे पहले जो है वो एक हमला होता है हॉस्पिटल के ऊपर गाजा में, और उसके बाद जॉर्डन वो समिट कैंसिल कर देता है और महमूद अब्बास भी उस समिट से पुल आउट कर देते हैं। फिर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आते हैं इजराइल में, और उसके बाद अब जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक वहां गए हैं आज। तो ये पहले तो ये आपका क्या कैलकुलेशन है कि ये जो हॉस्पिटल का वाकया हुआ है, ये क्या वाकया है? हमास कहता है इजराइल ने मिसाइल फेंका है, इजराइल कहता है हमास की जो एक और तंजीम है इस्लामिक जिहाद, उन्होंने ये मिसाइल फेंका है और ये मिसगाइडेड होकर तो हॉस्पिटल पे गिर गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस तनाव को? हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, सच्चाई ये है कि इसके अंदर इजराइल का कोई हाथ नहीं लगता, क्योंकि इजराइल ऐसा काम क्यों करेगा कि जब वहां जो बाइडन ने आना है, बातचीत हो रही है और अभी भी उसके हॉस्टेजेस पैलेस्टाइन के इलाकों में जो गाजा पट्टी है वो हमास के अंडर है, तो ऐसा जो इजराइल के लिए करना तो कोई उसको फायदे का नहीं था, वो कभी नहीं करेगा। और जो सच्चाई ये भी है कि जो फुटप्रिंट देखे गए, सिग्नेचर देखे गए हैं, वहां पर वो साफ दिख रहा है कोई भी वहां पर रॉकेट या मिसाइल नहीं गिरा, ये कहीं अंदर से ही बम वगैरह डाला गया। और ऐसा भी लगता है कि ये जो इस्लामिक ग्रुप है जो कि हमास के काफी नजदीक है, उसका भी कोई मिसफायर हो सकता है। ये सच्चाई है कि इसको बहुत क्लियर कर दिया है अमेरिका ने भी, और बाकी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और जो सिग्नेचर हैं कि इसका इजराइल से लेना देना कुछ नहीं है, ये हमास ने सोची समझी साजिश है, उसको एक प्रकार ये जेपरडाइज करना चाहता सिचुएशन को, और इसलिए इसने हो सकता है कराया हो, क्योंकि इसके कारण अगर किसी को फायदा है तो वो हमास को ही है। क्योंकि जो मीटिंग होनी थी राष्ट्रपति के साथ जो अमेरिका के, वो कैंसिल होगी जॉर्डन में, और अब वो जो थे लीव में इजराइल में मिलके फिर वापस जाना पड़ा। आज ऋषि सुनक भी आए हुए हैं इजराइल में, उनकी भी बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात हुई है। इससे पहले जो चांसलर थे जर्मनी के ओलफ स्कोल, वो भी आए थे। तो मैं यही कहूंगा मिर्जा साहब, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी हाथ इजराइल का है, क्योंकि इजराइल को करने से उसको नुकसान ही था, कोई फायदा नहीं था ऐसे इंसिडेंट पे। तो आप कैसे देख रहे हैं इस जंग को आगे बढ़ते हुए? क्या इसमें ईरान के कूदने के चांसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? हाँ देखो, सच्चाई ये है कि ये लड़ाई जो है लंबी खिंचेगी, और इसको अगर जिस प्रकार से इजराइल ने मन बना लिया कि हमास को बिल्कुल खत्म कर देगा, जब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक वो गाजा पट्टी के अंदर घुसेगा नहीं। क्योंकि ये जरूरी है कि आपको अंदर घुस के हमास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बर्बाद करना पड़ेगा। मगर वो इतना आसान नहीं है, उसको भी मालूम है कि इसकी टनल डिफेंसेज हैं, इसने बहुत तैयारी की है, तो इसलिए वो टाइम ले रहा है, इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है और सोच समझ के अंदर बढ़ेगा। आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, 4 दिन या 5, ये कहना मुश्किल है। मुझे लगता है हफ्ता के करीब टाइम लग सकता है उसको, क्योंकि वो जल्दबाजी में कोई अंदर बढ़ना नहीं चाहता कि उसको सेटबैक मिले। अब इसके अंदर लड़ाई में और कौन कौन आ सकते हैं, ये सच्चाई है। हमास के ऊपर हमला होगा, जो होगा होना है आने वाले टाइम में। हिजबुल्लाह जो है, जो कि एक प्रकार लेबनान में है, वो एक मिलिटेंट ग्रुप है, वो भी इसके अंदर साथ आएगा। जो ईरान है, जो इनको मदद करता है, दोनों हिजबुल्लाह को, हमास को,
मुझे लगता नहीं कि वो इमीडिएटली लड़ाई के अंदर आएगा। उसकी वजह दो हैं, एक तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर और सैंक्शन लगे, और दूसरा उसको मालूम है कि अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप इसीलिए रखे हैं मेडिटेरियन सी में, जिसके अंदर यूएसएस ईजनहावर भी है, कि अगर ईरान आने की कोशिश करेगा तो फिर उसको मुंह की खानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है अभी ईरान नहीं आएगा, मगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो फिर ये डिसएडवांटेज इजराइल है, क्योंकि जैसे जैसे कोलेटरल डैमेज होगा और जैसे जैसे सिविलियन की कैजुअलिटी होंगी, वो होंगी क्योंकि हमास सिविलियन को जाने नहीं दे रहा, उनको ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करेगा। तो फिर ये पलटा जो है वो मुझे लगता है सिंपैथी एक प्रकार पैलेस्टाइन की तरफ जाएगी, और स्पेशली जो फेंस सीटर कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएई है, चाहे सऊदी अरेबिया है, चाहे ओमान है, जो कि आज कहती हैं हमें कोई लेना देना नहीं हमास से, उनका भी कहीं ना कहीं सिंपैथी जाएगी अगर सिविलियन कैजुअलिटी होती है। और अगर ये घुसते हैं अंदर में, जो गाजा पट्टी में घुसना पड़ेगा, तो सिविलियन कैजुअलिटी मुझे लगता है काफी होंगी। और जिस प्रकार से हमास इनको जाने नहीं दे रहा, इसलिए ये मुझे लगता है ये लड़ाई शुरू करनी तो आसान है पर इसको बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। मिर्जा साहब, लेकिन जनरल साहब अगर देखें ना, अब इसराइल तो एक किस्म की कन्वेंशनल वॉर की तैयारी कर रहे हैं ना, टैंक है, भारी फौज जो है सरहदों पे इकट्ठी की हुई है। लेकिन हमास जो है वो तो कन्वेंशनल वॉर की तैयारी नहीं है, उनकी तो गुरिल्ला वॉर की तैयारी है। तो कन्वेंशनल वॉर और गुरिल्ला वॉर में तो कन्वेंशनल आर्मी को भारी नुकसान होता है, और गुरिल्ला वॉर तो बहुत लंबी चलती है। ये आपका क्या ये ख्याल है कि इसराइल ने ये फैसला करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है? देखो ये सच्चाई है, आपके पॉइंट में दम है, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, गुरिल्ला वारफेयर की तरह लड़ता है। वो कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़ता जो कि नॉर्मल फौज लड़ती है। मगर मुझे लगता है इसराइल ने अपना मन बना लिया है, और इसराइल का जो मॉडस ऑपरेंडी मुझे लगता है ऐसे होगी कि वो पहले तो एयर पावर का इस्तेमाल करेगा, सॉफ्टरिंग अब कर रहा है जो अभी चल रहा है, फिर वो आर्टी फायर भी, रॉकेट भी, मिसाइल उन दस्तों पे फायर करेगा जहां पर कैंप हो सकते हैं, हेडक्वार्टर हो सकते हैं हमास के, और उसके बाद फिर इन्फेंट्री एडवांस करेगी टैंकों में। मगर जब वो बिल्टअप एरिया में आ जाती है, जैसे आप ठीक कह रहे हो, बिल्टअप एरिया में लड़ाई जो है वो इन्फेंट्री ही करेगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमास के जो लड़ाकू हैं वो छुपे हुए हैं टनल डिफेंस में, उनके साथ टनल डिफेंस में लड़ना इतना आसान नहीं होगा इजरायली फौज के लिए, क्योंकि टनल डिफेंस के अंदर घुसना पड़ेगा, उसका में उनके पास ब्लूप्रिंट वगैरह नहीं है, उसी को लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि बड़ा मुश्किल होगा इजराइल को, मगर इजराइल की फौज कर सकती है। अगर कोई वर्ल्ड में फौज तैयार है तो इजराइल की उसको मालूम है, मगर ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, और इसके अंदर बहुत कैजुअलिटी इजराइल को भी होंगी। और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कितने आप उसको नष्ट कर पाएंगे वो भी समय बताएगा। तो मैं ये कहूंगा कि बात आपकी बहुत पॉइंट वाली थी, क्या इजराइल ने जल्दबाजी कर दी डिक्लेयर करके? इजराइल के पास मुझे लगता कोई चॉइस नहीं है कि इजराइल अगर नहीं घुसता तो फिर जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का वो इंटैक्ट है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आज जो भी बम्बार्डमेंट हो रही है वो सिविलियन एरिया को बर्बाद कर रही है। जो इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर जो है वो टनल डिफेंस के अंडर है, अंडरग्राउंड है, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुछ एक इनके लीडर मारे गए हैं, बाकी के अलावा अभी भी इनका इंटैक्ट है। और ये भी ध्यान देना पड़ेगा, इनकी काफी लीडरशिप जो गाजा पट्टी से बाहर भी है, चाहे वो कतार में है, चाहे वो सीरिया में है, या इराक में भी बैठी है, ये भी समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं हुआ। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इजराइल की फौज काबिल है, क्षमता है, वो कन्वेंशनल और गुरिल्ला वारफेयर दोनों का कॉम्बिनेशन करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मगर ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, और ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है। और इसके अंदर शुरू में मुझे लगता है हिजबुल्लाह आएगा, उसके बाद ईरान के आने के चांसेस हैं। अभी तक ये रीजनल रहेगा, मगर ये सच्चाई है कि ये लड़ाई लंबी खिंचेगी तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। और मुस्लिम वर्ल्ड जो अभी काफी हद तक न्यूट्रल है, वो भी मुझे लगता है कि उसकी भी सिंपैथी जो है वो पैलेस्टाइन की तरफ जाएगी, क्योंकि अगर सिविलियन की कैजुअलिटी होती है तो वाकई ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज होगा इजराइल को। इजराइल चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ये खत्म किया जाए और वो वहां से बाहर निकले।
क्योंकि ये जो बाइडेन ने बार बार किया है कि आप गाजा के अंदर नहीं रहे, वापस आए, मगर क्या वो इतना आसान होगा ये तो समय ही बताएगा, पर मुझे लगता बहुत मुश्किल होने वाला है मिर्जा साहब। तो ये जो होस्टेज क्राइसिस चल रहा है इसमें और ईरान का जो अमेरिकन होस्टेज क्राइसिस था इसमें काफी मिलता जुलता ये सिनारियो लग रहा है। तो आप इसको कैसे हाँ, हल होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये होस्टेज क्राइसिस हल हो जाए तो फिर भी हो सकता है कि इजराइल थोड़ा सा रुक जाए। हाँ, ये बात मैं आपको ठीक बताया कि जो 200 से ज्यादा होस्टेजेस लिए हुए हैं गाजा पट्टी के अंदर हैं, अब उसने बड़ा सोच समझ के, क्या आपने बड़ा सही पॉइंट बताया, हमास को मालूम है कि किस प्रकार से इजराइल के पास काबिलियत और क्षमता है कि वो होस्टेज को रिलीज करा सकता है एक प्रकार से अपना जो स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन करके। इसलिए उन्होंने एक जगह इनको नहीं रखा, इनको अलग अलग जगह बांट रखा है और सीक्रेट लोकेशन में। सो पॉइंट नंबर 1, क्या एक मिलिट्री ऑपरेशन होके इन होस्टेजेस को बचाया जा सकता है? मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको बहुत जगह अलग अलग जगह बांटा गया है। उसको भी मालूम है कि इजराइल के पास काबिलियत और क्षमता है, इजराइल की फोर्स ट्राई भी करेगी। अब दूसरी बात है, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है कि कहीं ना कहीं इस पे बातचीत हो। अगर ये 200 से ज्यादा जो होस्टेजेस छोड़ दिए जाते हैं, हाँ फिर कुछ तो फर्क पड़ेगा, मगर क्या उसके बाद इजराइल मान जाएगा कि वो गाजा पट्टी के अंदर ना घुसे? तो ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। मगर हाँ, अगर हमास इनको छोड़ देता है तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा, हो सकता है फिर कोई बातचीत निकल सकती है, मगर ऐसा अभी तो लग नहीं रहा कि होगा। और इसीलिए इजराइल ने अपना मन बना लिया है कि वो अंदर जो एक प्रकार से ग्राउंड अटैक करेगा गाजा पट्टी पे। कब करेगा? मुझे लगता है इमीडिएटली वो नहीं करेगा। वो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है और साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वारफेयर दोनों तरफ से चल रहा है कि क्या हो रहा है। ये इसका काफी हद तक आप देखें, एक प्रकार से साइकोलॉजिकल वारफेयर से वो उसके अंदर काफी ऐसा लगता है कि जो सच नहीं है वो भी सच बनना है। पर ओवरऑल मुझे लगता है यह लड़ाई बड़ी मुश्किल होगी और ये इजराइल के लिए आर पार की लड़ाई होगी और इजराइल के अस्तित्व का सवाल है, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं, वो अंदर घुसना पड़ेगा। मगर अगर हॉस्टेज रिलीज हो जाते हैं तो फिर इसके अंदर कुछ चेंज आ सकते हैं, ये सच्चाई है। मगर अगर हॉस्टेजेस नहीं रिलीज होते तो बड़ा मुश्किल है, और हॉस्टेजेस को कमांडो ऑपरेशन से रिलीज करना इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि हमास को मालूम है बिल्कुल, ये बहुत कि मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने आज के शो में देखा, जनरल साहब ने बड़ी डिटेल से हमें समझाने की कोशिश की कि इजराइल का जो मसला है ये कहाँ तक पहुंच चुका है, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है और ये लड़ाई लंबी हो। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जहाँ नो विन की सिचुएशन, एक तो होता है ना वन विन्स अदर लूजेस, दूसरा होता है विन विन, और एक होता है नो विन। हम एक नो विन की सी सिचुएशन में मुझे लगता है कि इस जंग को देख रहे हैं। ना हमास कुछ गेन कर पा रही है और ना ही इजराइल कुछ गेन कर चाहिए कि अब इस जंग की जो क्लाइमैक्स है इससे हटा कैसे जाए, इससे पीछे कैसे आया जाए और फिर जो है रीएवैल्यूएट करके अपनी स्ट्रैटेजी को हमास से किसी दिन फिर निपटा जाए। नाजरीन, दुआ करते हैं कि होस्टेजेस जो है वो जल्दी रिहा हो जाएं और सब लोग जो गजा में हैं या इजराइल में हैं वो सब महफूज रहें। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। अगले मंगल तक के लिए डॉक्टर अमजद यूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।